हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक विचार से अवगत कराऊंगा। महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक विचार क्या थे? चूंकि यह एक न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश पद पर 1901 तक अपनी मृत्यु तक बने रहते हैं, फिर भी इन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में काफी योगदान दिया था। इसलिए इनको हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं या आर्थिक विचारों के कारण इनको हम भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र पर एक निबंध नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न प्रकार की धारणाएं दी थी। तो महादेव गोविंद रानाडे के जो राजनीतिक विचार हैं वह बहुत कुछ अलग नहीं है, बल्कि महादेव गोविंद रानाडे के विचार वही हैं जो कांग्रेस के विचार थे। महादेव गोविंद रानाडे के विचार वही हैं जो कांग्रेस के थे। कांग्रेस की जो विचारधारा होती है वही विचारधारा महादेव गोविंद रानाडे की भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना के समय, और कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व होता है, उदारवादी नेताओं का काल होता है। यानी कि 1885 से ही मूवमेंट शुरू होता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था का, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण होता है और कांग्रेस के अधीन ही, कांग्रेस के बैनर तले ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो 1885 से लेकर हम उस संघर्ष को या स्वतंत्रता संघर्ष को 3 भागों में बांटते हैं। पहला चरण होता है, 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण होता है 1885 से लेकर 1905 तक। यह चरण जो होता है पूर्ण रूप से उदारवादी नेताओं के हाथ में होता है, उदारवादी नेताओं के हाथ में होता है। इस काल को हम उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। वहीं 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल होता है उसको उग्रवादी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। यह इस काल के अंतर्गत जो कांग्रेस की कमान होती है वह उग्रवादी नेताओं के हाथ में होती है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बाल लाल, इन सभी लोगों के हाथों में होती है कांग्रेस की कमान। इन सभी लोगों के हाथों में कांग्रेस की कमान होती है, कांग्रेस का नेतृत्व होता है। तो इस काल को हम उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल करते हैं। वहीं जो 1919 से 1947 का काल होता है, इस काल में गांधी जी सक्रिय रहते हैं और गांधी जी के द्वारा कई आंदोलन चलाए जाते हैं। जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। तो इस काल को हम गांधी युग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 1885 से लेकर 1905 तक का काल है, इस काल में कौन था? महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे होते हैं इस काल के अंतर्गत। यानी कि महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 1842 में होता है और 1901 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु 1901 में हो जाती है। तो 1905 तक उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का काल होता है। तो महादेव गोविंद रानाडे के ऊपर उदारवादी नेताओं का ही प्रभाव था। यह अपने राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में उदारवादी ही थे। और उस समय 1885 से 1905 तक विभिन्न नेता होते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी, काशीनाथ तैलंग, दीन साहब आचार्य इत्यादि जैसे विभिन्न उदारवादी नेता होते हैं। इन्हीं उदारवादी नेताओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया जाता है और जो दर्शन इनके होते हैं वही दर्शन महादेव गोविंद रानाडे के भी होते हैं, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो रानाडे भी उपस्थित होते हैं और रानाडे ने 15 अधिवेशनों में भाग लिया, लेकिन केवल एक अधिवेशनों में ही उन्होंने भाषण दिया था। तो जो कांग्रेस के विचार हैं वही
महादेव गोविंद रानाडे के भी विचार होते हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे के ऊपर उदारवादी नेताओं का प्रभाव होता है, और जो उदारवादी नेताओं का दर्शन होता है वही महादेव गोविंद रानाडे का भी दर्शन होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि उदारवादी नेता यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन एक वरदान के रूप में है। जैसे उदारवादी नेताओं का यह मानना था कि ब्रिटिश शासन एक वरदान के रूप में है, यह एक वरदान है, यानी भारत के लिए एक वरदान है ब्रिटिश शासन। वरदान क्यों है? क्योंकि इनका यह मानना था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और धीरे धीरे यह विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है। मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर वर्चस्व होता है 1765 से ही, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हो जाता है तो 1764 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और बंगाल में शासन स्थापित हो जाता है। प्रथम गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता ही होती थी। पूरे भारत का प्रशासन बंगाल के द्वारा ही किया जाता था, तो बंगाल पर आधिपत्य हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि वह चूंकि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, भारत का विकास करने नहीं आई थी, तो अपने व्यापारिक हितों के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए, जैसे कि रेल की पटरियां बिछाई, जैसे कि 1853 में मुंबई से ठाणे तक रेल की पटरियां सबसे पहले बिछाई जाती है। उसके बाद पूरे भारत में रेल पटरियों का नेटवर्क हो जाता है। उसने दूरसंचार का विकास किया, यातायात का विकास किया, जहाज का विकास किया, विभिन्न डेवलपमेंट किए, मिल फैक्ट्रियां लगाई, कल कारखाने लगाए। तो इस तरह से भारत का विकास होता चला गया, भारत का धीरे धीरे विकास होता गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत का विकास किया है, भारत के राजाओं और महाराजाओं ने भारत का विकास नहीं किया, क्योंकि उनकी जो शैली थी वह परंपरागत शैली होती है। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो यह आधुनिक शैली को लाती है, आधुनिक विचारधारा को लाती है, आधुनिक शिक्षा को लाती है, आधुनिक पद्धति को लाती है। इस तरह से भारतीयों का आधुनिक रूप से धीरे धीरे विकास होता है, भारत का विकास होता है। यानी कि यातायात, दूरसंचार, रेलवे, डाक व्यवस्था इत्यादि, विदेश सेवा, वायुयान सेवा वगैरह विभिन्न चीजों का विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही होता है। तो इनका यह मानना है कि ब्रिटिश शासन एक वरदान के रूप में, इनका यह मानना है कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में न आई होती तो भारत का अब तक विकास नहीं हुआ होता। भारत में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वह सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हुए हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं, अनेक प्रकार के अधिनियम बनाए हैं। जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर भारतीयों पर शासन करने के लिए नियम बनाना शुरू कर दिया था। उसके पहले बहुत नियम नहीं थे, धर्म के अनुसार कानून संचालित होते थे। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, फिर 1784 में पीस इंडिया एक्ट बनाया, फिर इसी तरह से 1811 का अधिनियम बनाया, 1833 का अधिनियम बनाया, 1853 का अधिनियम बनाया, फिर इसी तरह से विभिन्न 1909 का अधिनियम बनाया, 1919 का अधिनियम बनाया, 1935 का अधिनियम बनाया, यानी कि 1909 का अधिनियम बनाया। तो इनका यह मानना है कि ब्रिटिश सरकार समय समय पर भारतीयों के विकास करने के लिए, भारतीयों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना लाने के लिए नियम बनाकर उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, और उस नियमों का पालन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जब विभिन्न लोगों के द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है तो इससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ये सब प्रणालियां नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं पर लगाम दिया है। विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथाएं समाज में प्रचलित होती हैं, जो आडंबर समाज में प्रचलित होते हैं, उन आडंबर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही दूर किया गया। यदि ब्रिटिश सरकार न आती तो शायद सती प्रथा का अंत नहीं होता, विधवा विवाह प्रारंभ नहीं होता, बाल विवाह पर कानून नहीं बनते। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, तो इन कुरीतियों कुप्रथाओं को समाप्त नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो उदारवादी नेता हैं, यानी महादेव गोविंद रानाडे, वह ब्रिटिश शासन को एक वरदान के रूप में मानते हैं। संवैधानिक साधनों में विश्वास, जितने भी उदारवादी नेता हैं उस काल के 1885 से लेकर 1905 तक के जितने भी उदारवादी नेता हैं, चाहे वह महादेव गोविंद रानाडे हो, चाहे वह दादा भाई नौरोजी हो, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सुरेंद्र या विमोच चंद्र बनर्जी हो, कोई भी नेता हो, सब लोग संवैधानिक शासन में विश्वास करते हैं। चूंकि
महादेव गोविंद राणा ने भी उसी काल के नेता होते हैं, वह कांग्रेस के विचारधारा का ही समर्थन करते हैं, तो वह भी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं, क्योंकि वह स्वयं एक नौकरशाह होते हैं। वह ब्रिटिश सरकार से किसी तरह से लोहा नहीं लेना चाहते हैं, संघर्ष नहीं लेना चाहते हैं, वह संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। संवैधानिक साधन क्या है? यह कहते हैं कि हमें जो स्वराज तो चाहिए, हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन हम ब्रिटिश सरकार से लड़कर नहीं लेंगे, हम गोला बारूद चलाकर नहीं लेंगे, हम किसी की हत्या करके नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे लेंगे। हम कैसे लेंगे? धीरे धीरे लेंगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार से डिमांड करेंगे, ब्रिटिश सरकार से हम डिमांड करेंगे, उनको प्रार्थना पत्र भेजेंगे, अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजेंगे, प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे और स्मृति पत्र भेजेंगे, स्मृति पत्र भेजेंगे। ये विभिन्न प्रकार के हमारे पास साधन हैं, यानी कि हमें कोई आवश्यकता है किसी कानून बनाने के लिए या अपनी डिमांड करने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार के पास हम क्या भेजेंगे? प्रार्थना पत्र भेजेंगे। और प्रार्थना पत्रों पर भी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर हम स्मृति पत्र भेजे थे कि हमने आपको ऐसा पत्र दिया था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो रिमाइंडर भेजेंगे, जिसको हम रिमाइंडर करते हैं। यदि रिमाइंडर पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम क्या भेजेंगे? प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, 3, 4, 10 लोग मिलकर जाएंगे ब्रिटिश सरकार से, फिर अपनी डिमांड करेंगे, बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे और उनसे यह कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। तो इस तरह से इनके जो साधन होते हैं यह संवैधानिक होते हैं, यह हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, यह किसी प्रकार के उग्रवादी साधन में विश्वास नहीं करते हैं, तो इनके पूर्ण रूप से साधन संवैधानिक होते हैं। संविधान के माध्यम से यह स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। यह कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारतीय खुद ट्रेंड हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, शासन करने में प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार स्वयं ही भारतीयों को छोड़कर चले जाएंगे, भारत को छोड़कर चले जाएंगे और भारत का शासन भारतीयों के हवाले कर दें। तो इस तरह से यह संवैधानिक साधन में विश्वास करते थे। यह किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े या मारकाट या हत्या या अन्य हिंसात्मक तरीकों में विश्वास नहीं करते हैं। राणा देव स्वतंत्रता में भी विश्वास करते हैं। यह कहते हैं कि मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि मनुष्यों को स्वतंत्रता न प्रदान की गई तो मनुष्यों का विकास नहीं होगा। लेकिन यह स्वतंत्रता को स्वच्छंद वातावरण में नहीं मानते हैं, यानी कि स्वतंत्रता को बंधनों का भाव नहीं मानते। यह कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है कानून का पालन करने में ही निहित है, क्योंकि कानून का पालन करके ही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, कानून का पालन करके ही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। और इस तरह से व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा व्यक्ति अपना आत्मिक विकास कर सकता है, अपना राजनीतिक विकास करता है, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक चतुर्मुखी दिशा में वह विकास कर सकता है स्वतंत्रता के द्वारा। तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और इसके साथ साथ ही व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जब तक व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार न दिया जाए तब तक वह स्वतंत्र नहीं होंगी। आत्मनिर्णय यानी कि अपने भाग का निर्णय खुद करना चाहिए, अपने भाग का निर्णय खुद करना चाहिए व्यक्तियों को। और जब तक व्यक्तियों को अपने भाग का निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक वह स्वतंत्र नहीं कहे जाएंगे। वह कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो संगठन हैं, जो समाज में कार्य कर रहे हैं, देश में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, उन सामाजिक संगठनों को परिवर्तित करना चाहिए और परिवर्तित करके व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि जितनी परंपरागत संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वह व्यक्तियों को स्वतंत्र नहीं होने देती हैं, व्यक्तियों के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देती हैं। जाति पात का प्रतिबंध लगा देती हैं, तो महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा देती हैं, तो विभिन्न प्रकार से वह व्यक्तियों को प्रतिबंधित करती हैं, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधित करते हैं, वह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रतिबंधित करती है, यानी व्यक्ति खुलकर जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में महादेव गोविंद राणा जी कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं, जो परंपरागत संस्थाएं हैं, इनको परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, समय के साथ इनको चेंज कर दिया जाना चाहिए और इनको यह चाहिए कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करें। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करे, अनुचित व्यवहार न करे। जब व्यक्ति किसी के साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, यानी कि हर व्यक्ति को उत्तम व्यवहार करने का अधिकार है। जब हम अनुचित व्यवहार करके किसी व्यक्ति को दबाते हैं तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इस तरह से महादेव गोविंद राणा देव स्वतंत्रता को व्यापक अर्थों में लेते हैं, कानून के पालन में लेते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में लेते हैं। महादेव गोविंद राणा डे ने 1893 में एक बार कहा था, 1893 में महादेव गोविंद राणा डे ने कहा था कि स्वतंत्रता से आशय है कानून बनाना। स्वतंत्रता से आशय क्या है? कानून बनाना, कर लगाना, दंड देना तथा अधिकारियों को नियुक्त करना।
स्वतंत्र तथा परतंत्र देश में वास्तविक अंतर यह है कि यहां दंड देने से पहले उसके संबंध में कानून बना लिया गया हो और कर लेने से पहले लोगों की अनुमति ले ली गई हो और कानून बनाने से पहले लोगों का मत ले लिया गया हो, लोगों का समर्थन ले लिया गया हो, तो वही देश स्वतंत्र होता है। राणा जी कहते हैं कि वही देश स्वतंत्र है जहां कानून लोगों की शामत से बनता हो, जहां कानून लोगों की शामत से बनता हो, जहां कर लोगों के शामत से लिए जाते हो, तो वही देश स्वतंत्र है। नहीं तो जहां सहमति नहीं है वह गुलामी के शिकार है, वह परतंत्र है। तो इस तरह से महादेव गोविंद राणा ने राज्य के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता का पक्षधर लेते हैं। वह कहते हैं कि राज्य को भी दायित्व होना चाहिए कि वह व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप करें, व्यक्तियों का विकास करें और व्यक्तियों के हर क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्ति शब्द कुछ नहीं कर सकता है, राज्य के द्वारा ही संभव होता है, राज्य के द्वारा ही विकास संभव होता है, राज्य के द्वारा ही व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। तो राज्य को चाहिए कि व्यक्तियों के हर क्षेत्र में वह स्वतंत्रता में सहयोग करे, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को दे, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार दे, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार दे, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार दे, यानी कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्रदान करे, क्योंकि राज्य ही व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता ला सकता है, समानता ला सकता है और व्यक्ति खुद समानता स्थापित करने के पक्ष में नहीं होते हैं। यह सब राज्य के द्वारा ही संभव होता है। तो इस तरह से महादेव गोविंद राणा ने राज्य को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं कि वह व्यक्ति और समाज के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करे। चौथा हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन में विश्वास। लोकतांत्रिक शासन। महादेव गोविंद राणा जी लोकतांत्रिक शासन में विश्वास करते हैं। महादेव गोविंद राणा जी का यह कहना होता है कि हमें अपने देश का विकास किया जाना चाहिए और देश के विकास में हर नागरिक की भागीदारी ली जानी चाहिए। हमें केवल केंद्रीकृत शासन नहीं अपनाना चाहिए बल्कि विकेंद्रीकृत शासन भी अपनाना चाहिए। राणा जी का यह मानना है कि हम विकेंद्रीकरण के द्वारा लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, राजनीतिक जागरूकता ला सकते हैं, लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, जनता की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरह से महादेव गोविंद राणा ने लोकतांत्रिक शासन में विश्वास करते हैं, शासन के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि स्थानीय स्वशासन का विकास किया जाना चाहिए, जैसा कि 1882 में भारत में लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और लॉर्ड रिपन जो होते हैं वह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का श्री गणेश करते हैं। इसलिए लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। राणा जी का कहना है कि हमें स्थानीय स्वशासन का विकास करना चाहिए और स्थानीय शासन के द्वारा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस तरह से महादेव गोविंद राणा जी ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सभी सकारात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं, सकारात्मक प्रयासों का, सकारात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने विकास के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं, ब्रिटिश सरकार ने विकास के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं और लोगों को लोकतांत्रिक शासन पद्धति भी दिया है, लोकतंत्र के हिसाब से वह जीना भी सिखाया है। पांचवा है मराठा शक्ति का सामाजिक विश्लेषण। महादेव गोविंद राणा ने मराठों के इतिहास के बारे में भी काफी अध्ययन किया है। महादेव गोविंद राणा ने भारतीय इतिहास में मराठों की भूमिका की नई तरीके से व्याख्या की है, नए दृष्टिकोण से व्याख्या की है और इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द राइज ऑफ मराठा पावर। द राइज ऑफ मराठा पावर, द राइज ऑफ मराठा पावर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है कि मराठा कैसे पैदा हुए हैं या मराठा शक्ति का कैसे आविर्भाव होता है। इस पुस्तक में उन्होंने इस मत का खंडन किया है कि मराठों की शक्ति सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से आकस्मिक उत्पन्न हुई थी। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मराठा की शक्ति अचानक पैदा हुई थी। यह सैनिक और राजनीतिक तत्वों के संयोग से हुआ था। यह मराठा शक्ति का उदय सैनिक और राजनीतिक तत्वों के संयोग से हुआ था। परंतु महादेव गोविंद राणा जी कहते हैं कि मराठा शक्ति का उदय अचानक नहीं हुआ था। इसके उदय में विभिन्न प्रकार के तत्वों का सहयोग रहा है, विभिन्न प्रकार के संतों का योगदान रहा है। महादेव गोविंद राणा जी का कहना है, इस पुस्तक में महादेव गोविंद राणा जी का यह तर्क है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में कमजोर होता जा रहा था, शक्तिहीन होता जा रहा था। ऐसे समय में जो मुगल साम्राज्य होता है वो मराठों से नियंत्रित हो जाता है, मराठों के द्वारा संचालित होने लगता है और मराठा शक्ति जो होती है वह मुगल साम्राज्य को जैसे चाहे वैसे नचा सकती है, जैसे चाहे वैसे नचा सकती थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य होता है वह मराठों की शक्ति से नाचने लगते हैं, मराठों के द्वारा ही नियंत्रित होने लगते हैं। तो
तो रानाडे ने अंग्रेज इतिहासकारों के इस मत का खंडन किया है कि शिवाजी लुटेरे थे। जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार यह लिखते हैं अपने विभिन्न पुस्तकों में कि शिवाजी लुटेरे होते हैं और मराठा जो शक्ति होती है, विभिन्न जो मराठा सैनिक होते हैं वह डाकुओं के झुंड होते हैं। विभिन्न अंग्रेज इतिहासकारों ने शिवाजी के ऊपर या मराठों के ऊपर आक्षेप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि शिवाजी लुटेरे थे और वह यह भी कहते हैं कि जो मराठा सैन्य होती है, मराठा सैनिक होती है, वो डाकुओं के झुंड होते हैं। अपनी पुस्तक में इस मत का खंडन करते हैं, अंग्रेज इतिहासकारों की इस मत का खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि मराठा शक्ति के उदय के पीछे विभिन्न संतों का योगदान रहा है, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का योगदान रहा है। जैसे कि संत तुकाराम, संत एकनाथ, रामदास जैसे शरीके, संत रामदास जैसे शरीके विभिन्न संत हुए हैं और इनके प्रवचनों से प्रेरित होकर ही मराठों के अंदर शक्ति जागृत होती है। मराठों को मराठा एक सूत्र में आबद्ध होते हैं और महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं कि शिवाजी में अद्भुत सैन्य क्षमता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, संगठन की क्षमता होती है और शिवाजी ने मराठा शक्ति को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, एक सूत्र में संगठित करने का कार्य किया। और जो ये मराठा थे या जो शिवाजी थे या शिवाजी के जो सैनिक थे, इनको पूंजीवादी लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था, अब जात वर्ग का समर्थन केवल प्राप्त नहीं था, इनको ग्रामीणों का भी समर्थन प्राप्त था, इनको ग्रामवासियों का भी समर्थन प्राप्त था, इनको मजदूरों का भी समर्थन प्राप्त था, इनको भूपतियों का भी समर्थन प्राप्त था और इनको भूमिहीनों का भी समर्थन प्राप्त था। तो इस तरह से महादेव गोविंद रानाडे द राइज ऑफ मराठा पावर में शिवाजी के उत्थान के बारे में बताते हैं, मराठा शक्ति के उत्थान के बारे में बताते हैं कि मराठा शक्ति का उदय कैसे होता है और इतिहासकारों ने मराठा के ऊपर मराठा शक्ति का किस प्रकार से चित्रण किया है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द राइज ऑफ मराठा पावर में इतिहास की नई तरीके से व्याख्या की है। जैसे उनका कहना है कि अंग्रेजी शासकों के पूर्ववर्ती शासक जो थे महाराष्ट्र में वह हिंदू थे। जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि मराठाओं में भी मुसलमानों का शासन था, लेकिन यहाँ महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं कि महाराष्ट्र में अंग्रेजी शासन के पूर्व हिंदू शासक ही विद्यमान थे, मुसलमान शासक नहीं थे। यह जो मराठा शक्ति थी, यह जो महाराष्ट्र में मराठा शक्ति होती है, यह मुसलमानों का प्रभुत्व कभी नहीं स्वीकार किया। यही कारण था कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच युद्ध होता रहा, हमेशा युद्ध होता रहा। तो मराठों ने कभी भी मुसलमानों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया और शिवाजी ताउम्र मुगलों से लड़ते रहे हैं। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों का शासन नहीं था, बल्कि हिंदुओं का शासन होता है। फिर महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं अपनी इस पुस्तक में यह तर्क देते हैं कि जो मराठा शक्ति जो होती है वह कोई पूरी मराठा शक्ति जो होती है यह कुलीन वर्ग का या पूंजीपति वर्ग का आंदोलन नहीं था। यह इनका आंदोलन नहीं था। यह किसका आंदोलन था? यह भूमिहीनों का आंदोलन होता है, यह ग्रामीणों का आंदोलन होता है, गांव में बसने वाले लोगों का आंदोलन होता है। और मराठों का इतिहास ही वास्तविक रूप से भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण का इतिहास है। भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण का कोई इतिहास पढ़ना चाहे तो मराठों के इतिहास को पढ़े। मराठों का इतिहास ही भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण का सच्चा इतिहास है। वह कहते हैं कि मराठों का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह कई चरणों में होता है। धार्मिक आंदोलन चलते हैं, सामाजिक आंदोलन चलते हैं, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलते रहते हैं। धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता आती है और मराठा क्रांति का सूत्रपात होता है। मराठे एकत्रित होते हैं, मराठों में शक्ति की नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है और इस तरह से मराठा शक्ति का उदय होता है। और मराठा शक्ति का सूत्रपात नामदेव जैसे संतों ने किया, एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे महान धार्मिक नेताओं के विचारों से होता है। यानी कि तुकाराम, रामदास, एकनाथ जैसे जो संत होते हैं उनके प्रवचनों से, धार्मिक उपदेशों से, सामाजिक उपदेशों से वह सारे मराठा जो होते हैं एक सूत्र में संगठित होने लगते हैं।
महादेव गोविंद रानडे का यह भी तर्क होता है कि शिवाजी कोई लुटेरे के सरदार नहीं थे, जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि यह लुटेरों के सरदार थे। शिवाजी कोई लुटेरों के सरदार नहीं थे, बल्कि एक जनप्रिय नेता थे। हर जनता शिवाजी को पसंद करती थी। शिवाजी मराठा शक्ति में आराध्य बन चुके थे। उस मराठा साम्राज्य में शिवाजी को देवताओं की तरह से पूजा जाता था। शिवाजी एक वीर योद्धा थे, एक ईमानदार योद्धा थे, एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा थे। जैसा कि महादेव गोविंद रानडे कहते हैं, देश में जो भी आशाप्रद एवं प्रेरणादायक शक्तियां थी वे सभी बिना वर्ग के थी, बिना जाति पात के थी। यानी कि किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं था, जाति पात नहीं था। यानी कि बिना किसी जाति पात, बिना किसी वर्ग के सभी लोग शिवाजी को समर्थन देते थे। शिवाजी महाराज के जनप्रिय नेता थे, जनप्रिय शासक होते हैं। इस तरह से महादेव गोविंद रानडे कहते हैं कि महाराष्ट्र के जो संत होते हैं वह मार्टिन लूथर जैसे कार्य करते हैं, काल्विन जैसे कार्य करते हैं, जिंगली जैसे कार्य करते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था, मार्टिन लूथर ने जागृत किया था, काल्विन ने जागृत किया था, जिंगली ने जागृत किया था। इसी तरह से महाराष्ट्र के जो साधु संत होते हैं यह भी पुरोहित वर्ग के विरुद्ध, यानी कि जो स्वेच्छाचारी पुरोहित वर्ग होते हैं, जो कुलीन वर्ग होते हैं, जो जमींदार वर्ग होते हैं, इनके विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे एक ऐसे आंदोलन का उदय हो जाता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात कर देता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात कर देता है। जो स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात कर देता है, यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इस तरह से महादेव गोविंद रानडे मराठों को शक्तिशाली मानते हैं और वह कहते हैं कि मराठों के बारे में इतिहास में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, गलत लिखा गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको महादेव गोविंद रानडे के राजनीतिक विचारों से परिचित कराया था। महादेव गोविंद रानडे का अध्याय अब समाप्त होता है। महादेव गोविंद रानडे के ऊपर मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। अब मैं आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यूनिट 3 में ही है। सर सैयद अहमद खां और पंडित रमाबाई दोनों को समाप्त करने के पश्चात मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले चलूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।